हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट अंडर सिलेबस 2022। जी हाँ, पहले इसका पेपर नंबर 19 हुआ करता था सिलेबस 2016 के अंदर, पर नए सिलेबस के अंदर इसका पेपर नंबर 17 कर दिया गया है, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जो कि एक सीएमए का सबसे मेन टास्क होता है या सबसे मेन उसकी पहचान होती है, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम आपको सिलेबस समझाएंगे, उसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे। राइट? स्टडी करने के लिए इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और कैसे हम पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल क्या होगा, वो सब बातें अभी हम आपको बता देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सिलेबस स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारे सिलेबस में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है। 2016 सिलेबस के कंपैरिजन में 2022 सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो समझिए। सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा बेसिक्स में कि मैनेजमेंट ऑडिट होती क्या है और कॉस्ट ऑडिट होती क्या है। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट ऑडिट का एक बेसिक बैकग्राउंड आपको बताया जाएगा। फिर कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी है, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, किन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया जाएगा। फिर कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है। ठीक है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, उनको फॉलो करते हुए कैसे हमें कॉस्ट ऑडिट करनी है, उस पर गाइडेंस दिया जाएगा। कॉस्ट ऑडिट करते टाइम पे जिन स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना है उसके ऊपर गाइडेंस होगा, और कॉस्ट ऑडिट के लिए हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर आपको बताया जाएगा। ठीक है, और एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर के जरिए, एक्सबीआरएल के जरिए कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे आपको कवर की जाएगी। ठीक है, अब देखने में, आपको सुनने में, देखने में लग रहा होगा सर ये तो पता नहीं अजीब सी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, अभी आपको हो सकता है बिल्कुल नया लगे, पर जब हम पढ़ेंगे तो सब चीजें आपको बिल्कुल सही लगेगी, आगे आगे सर। अभी सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नए सिलेबस में क्या नया पुराना किया गया है। तो ये सब कुछ पुराने सिलेबस में भी था और नए में भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। राइट, नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या किया गया सर? मैनेजमेंट ऑडिट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, मैनेजमेंट ऑडिट की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें सेक्शन बी में डाली गई है। इसमें ये जो टॉपिक नंबर 13 है, ये नया इंसर्ट किया गया है, मतलब ये पहले नहीं होता था, पिछले वाले मॉड्यूल के अंदर इसको नहीं लिया गया था, ये नया डाला गया है। ठीक है, और टॉपिक नंबर 10 जो है उसको भी आप नया बोल सकते हैं, वैसे तो पुराने में थोड़ा बहुत उसका था, उसको भी फिर आप एक अलग ट्रीट कर सकते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट आ जाइए इंटरनल। सेक्शन सी में क्या है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और अदर इश्यूज, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। ये सर पुरानी ऑडिट में भी थे, इसमें भी है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। राइट, और ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल न्यू है, और ये सिलेबस 2022 में इंसर्ट किए गए हैं, पहले वाले सिलेबस में ये नहीं हुआ करते थे। राइट, तो अभी तक हमने जो बताया वो क्यों बताया कि सर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले पुराने सिलेबस में एग्जाम दिया था और अभी वो उसमें नए में स्विच कर रहे हैं। राइट, तो उनके लिए कि क्या कुछ नया है इसमें। जिन लोगों ने सीधे ही 2022 सिलेबस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनके लिए तो सारे टॉपिक नए हैं और उनको तो वैसे भी सारे पढ़ने हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर कोई पुराने से नए में माइग्रेट होता है, ट्रांसफर करवाता है, तो उसके लिए हमने अभी डिफरेंशिएट किया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो रही हमारी कॉस्ट ऑडिट के सिलेबस की बात। अब हम बात करेंगे सर कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, इसका पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो टॉप सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, और ये बेटा हमारा है पेपर नंबर 17। राइट, ओके। नाउ सर क्या ये प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? तो देखिए,
इस कोर्स का जो कंटेंट है, अभी जैसे मैंने आपको लिस्ट बताई, उस लिस्ट में तो आपको कहीं पे भी कुछ प्रैक्टिकल दिखाई नहीं होगा, सब थ्योरी ही थ्योरी दिखी होगी। पर ऐसा नहीं होता है, ये सब्जेक्ट दोनों तरीके से आता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ठीक है, और इसका जो वेटेज रहेगा वो आप मान के चलिए 60% थ्योरेटिकल एंड 40% प्रैक्टिकल ये रहता है। क्योंकि पहले ये अप्रोक्स 50-50 रहता था, पर अभी जो फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह बढ़ा दी गई है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स कुछ बढ़ाए गए हैं, तो हम लेके चल रहे हैं कि 60% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और 40% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। राइट, अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल कहाँ से आ गया, जब तो प्रैक्टिकल तो अभी तो इंडेक्स में तो कहीं पे है ही नहीं प्रैक्टिकल। बिल्कुल, देखिए समझिए, जब हम कोस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो कोस्ट रिकॉर्ड में जो चीजें शामिल होती है वो तो प्रैक्टिकल है। राइट, जब हम कोस्ट ऑडिट करेंगे तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के देगा, और जब वो रिपोर्ट बना के देगा तो उसे उस रिपोर्ट के साथ कुछ स्टेटमेंट देने होते हैं, जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, वेस्ट मल्टीप्लायर का कैलकुलेशन, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसे कई कैलकुलेशन उसको करनी पड़ती है। तो वो सब हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक में कवर हो जाते हैं। राइट, तो ये हमें ध्यान देना है। क्लियर? तो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। अब सर इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, तो समझिए, हमारे जो नोट्स होते हैं, ठीक है, हम जो इसके लिए आपको नोट्स देंगे, उस नोट्स में हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर कर रखा है। मतलब इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, और प्रैक्टिकल जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उस प्रैक्टिकल में मॉड्यूल आपका पूरा कवर रहेगा, और स्कैनर भी आपका पूरा कवर रहेगा। मतलब अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें हम एमसीक्यू कवर करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू हमने मॉड्यूल से भी लिए हैं और स्कैनर से भी लिए हैं, तो इसलिए एमसीक्यू के लिए भी आपको मॉड्यूल और स्कैनर की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कुछ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन भी हमने हमारे नोट्स के अंदर डाले हैं। राइट, हालांकि अब जो ऑफलाइन पैटर्न एग्जाम का होता है उसमें ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं। फिर भी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इट मीन्स कि अगर हमारे नोट्स आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी अलग से बुक, कोई भी अलग से नोट्स और कोई भी अलग से स्कैनर करने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स अपने आप में मोर देन इनफ मटेरियल है। राइट, तो इधर उधर भागने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राइट, ओके। क्या सर सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाएंगे? यस, मोस्टली 90% क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जाएंगे, 10% आपका होमवर्क रहेगा। तो सारे क्वेश्चन हम क्लास में करवाते हैं, तो उसको लेके आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए तो भाई शुरू करते हैं फिर। ठीक है, अब शुरू करते हैं कॉस्ट ऑडिट से। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। ठीक है, जब हम कॉस्ट ऑडिट से शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ बेसिक बातें करना तो बनता है। राइट, ओके। उस बेसिक में मैं एकदम आपको पीछे ले चल सकता हूं, जब आपने सीएमए ज्वाइन नहीं किया था, एक बार वहां अपने को चलना होगा। ठीक है, कैसे? देखिए सर, आप थे एक कॉमर्स के सीधे साधे बच्चे, राइट, और आपको घर वालों ने बोला कि बेटा तुझे एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्या करेगा बता? तो आपके पास तीन ऑप्शन थे, सर सीए कर लो, सीएमए कर लो और सीएस कर लो। तो पहला सवाल तो वहीं से उड़ जाता है कि सर तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल बेसिक है, मैं बिल्कुल वहां से आपको लाना चाहता हूं, ताकि किसी का पहले का कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ कोई फर्क ही ना पड़े। राइट, तो चलिए यहां से हम शुरू करेंगे। तो सर क्या है डिफरेंस? देखिए, देखिए सर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ध्यान दीजिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं क्या? बिल्कुल सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट स्टेटमेंट
ये तो वही ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा ना जो किसी प्रोडक्ट के, किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में या किसी सर्विस के प्रोवाइड करने में लगा हुआ हो। अगर आप करते ही नहीं है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो आप क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, राइट। कॉस्ट सीट हो गया वगैरह वगैरह, ये सब तो कब बनेंगे, जब आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये इफ हो जाता है। इफ मतलब कि अगर प्रोडक्शन और उसमें है तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, राइट। ठीक है। तीसरा, हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं, कंपनी के केस में वो सारे रिकॉर्ड्स हमें आरओसी को सबमिट करने पड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। यस। तो सर हमें आरओसी के बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, कंप्लायंस करने पड़ते हैं। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राइट। ओके। तो जो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कंपनी के एस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, ठीक है। किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के एस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। हम किसके हाथ में कर रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। कैसी भी कंपनी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी। कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाएगी, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इन्वॉल्व है तो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएगी, वरना नहीं बनाएगी। और जो भी चीजें वो बनाएगी उन सब का कंप्लाइंस आरओसी के साथ करना पड़ेगा, आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे। कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होगा, वो भी आरओसी को बताना पड़ेगा। कंपनी की जनरल मीटिंग होगी, वो भी आरओसी को बताना पड़ेगा। मतलब आरओसी के साथ सारे काम हमको करने होंगे। समझ गए बात को? ठीक है। अब समझिए दूसरी बात। सर एक कंपनी के अंदर वर्किंग कैसे होती है, मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ। सर कंपनी में वर्किंग देखो, प्रोप्राइटरशिप में अकेला मालिक होता है, वही मालिक अपना सारा सब कुछ कर लेता है, वही डिसीजन लेने वाला होता है, वही खर्चा करने वाला होता है, सब वही होता है। प्रॉफिट लॉस भी उसी का होता है, तो वहां पे तो कोई टेंशन नहीं है, अकेला आदमी हैंडल कर रहा है। पर कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल है वो अलग होता है। वर्किंग स्टाइल ऑफ कंपनी। अब आप कहेंगे सर ये क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं। कोई बात नहीं, बच्चों वाली चीजों से ही चीजें क्लियर होती है। ध्यान दीजिए, कंपनी का वर्किंग स्टाइल क्या है। देखिए, कंपनी का ओनर कौन है सर? कंपनी का ओनर है शेयर होल्डर, राइट। कंपनी का ओनर कौन है? शेयर होल्डर है, राइट। जबकि कंपनी का काम कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का काम कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कंपनी की वर्किंग देखते हैं, ठीक है। या फिर यूं कहें कि ये कंपनी का मैनेजमेंट है, बोल सकते हैं कि ये तो हो गया कंपनी के मालिक और ये हो गया कंपनी का मैनेजमेंट, राइट। अब ये जो मैनेजमेंट करते हैं ये नीचे लेवल पे सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग करके ये ही सारे रिपोर्ट्स बना रहे हैं। मतलब अकाउंट बनाने का सारा काम मैनेजमेंट के पास है। अब एक बात बताइए, जो कंपनी का मालिक है, जो कि शेयर होल्डर है, क्या वो एट द ईयर एंड ये जानना चाहेगा कि मैंने क्या कमाया, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरी कंपनी कैसी चल रही है, राइट? बिल्कुल। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछते हैं कि भैया बताइए हमारी कंपनी कैसी चल रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है कि सर देखो ऐसे तो कैसे बताएं खुलेआम, तो आप एक काम करो, हम एक जनरल मीटिंग रखते हैं, आप जनरल मीटिंग में आ जाओ। हम भी आ जाते हैं और हम आके आपको वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, और कॉस्ट रिकॉर्ड दे देंगे और देख लेना कैसा चल रहा है। बताओ, यहां तक कोई कानूनन बातें नहीं चल रही है, सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं। समझ गए कि मालिक के साथ मीटिंग रख ली, बोले सर आप आ जाओ हम समझा देंगे। तो मालिक आ गए मतलब कि शेयर होल्डर आ गए, और इधर से मैनेजमेंट आ गया मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए। अब वो आके समझा रहे हैं कि सर ये देखिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपन ने ये काम किया और इतना कमाया है, ठीक है। ये देखिए हमारे कॉस्ट स्टेटमेंट, हमने इतना कॉस्ट लगी है और इतना हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सब बता दिया। तो समझ गए? तो काम करने वाले ने मतलब हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे अकाउंटेंट ने, हमारे मुनीम जी ने, हमारे असिस्टेंट ने हमको ये बताया कि पिछले साल के दौरान हमने क्या क्या किया है, राइट। क्या इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको कि ये मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ घपला कर दे, कुछ पैसा उठा ले और झूठ लिख दे कि खर्चा हो गया? बताओ, पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर, राइट। तो मालिक कहते हैं कि साहब हम कैसे यकीन कर लें कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दिखाए हैं वो सही है, आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमें दिखाए हैं वो सही है, हम कैसे मान लें?
ठीक है, बताओ हम कैसे मान लें, सोचो। तो उसको बोला गया कि सर आप बताइए फिर। मैनेजमेंट कहता साहब आप बताओ, यकीन कैसे दिलाएं आपको। तो उन्होंने बोला देखो सर ऐसा है, हमें थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ पैसा बीच में बना लिया हो और उसको अकाउंट्स में एडजस्ट कर दिया हो। तो अगर हम इन सारे अकाउंट्स को किसी एक्सपर्ट से चेक करवाना चाहें तो मैनेजमेंट कहता है साहब आपको डाउट है तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा ओके। तो समझिए क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सपर्ट कौन है भाई। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफर्ट जो एक्सपर्ट बोला गया वो बोला सीए को, बोले सीए फाइनेंस का एक्सपर्ट है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने का मतलब उनको चेक करने का काम किसको दे दिया, सीए को दे दिया कि भैया ठीक है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कीजिए। ठीक है, कॉस्ट स्टेटमेंट को चेक करने का काम किसको दिया, सीएमए को दिया, क्योंकि वो कॉस्ट का स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। तो उसको बोला कि भैया आप कॉस्ट स्टेटमेंट चेक कर दीजिए। और सीएस को बोला गया कि आप कंप्लाइंस चेक कर दीजिए, क्योंकि आपने तो लॉ पढ़ा है और लॉ में आपको पता है कि आरओसी को क्या क्या बताना था, कब कब बताना था, कैसे कैसे बताना था। तो वो सब चीजें टाइमली बताई गई या नहीं बताई गई, ये सब जानने के लिए सीएस को बोला गया कि आप चेक करके बताइए। अब ध्यान से देखिए, काम किसने किए सारे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाए या बनवाए। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाए और बनवाए। आरओसी के कंप्लाइंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किए और करवाए। ठीक है, और इन तीनों को चेक करने के लिए 3 प्रोफेशनल को अपॉइंट किया गया। सीए को फाइनेंस चेक करने के लिए, सीएमए को कॉस्ट चेक करने के लिए और सीएस को कंप्लाइंस चेक करने के लिए अपॉइंट किया गया। राइट, ताकि रियलिटी पता चल सके कि ये इन्होंने जो काम किया है वो सही है या नहीं है। और इसी चेकिंग को, ये क्यों लगाया था इनको, चेक करने को, और इसी चेकिंग करने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट। इसी चेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑडिट। अब सीए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है तो इसलिए बोलते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है। सीएमए क्योंकि कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है इसलिए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। और सीएस क्योंकि कंप्लायंस को चेक कर रहा है तो इसलिए उसको बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। तो इस तरीके से बेटा ये 3 ऑडिट का जन्म हुआ और ये 3 तरीके की ऑडिट हमारे सिलेबस में आ गई। समझ में है, तो आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप ये स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं। समझ गए। ऑडिट करवाने का एक रीजन और भी होता है, वो क्या होता है वो भी समझिए। देखिए हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ मालिक ही इंटरेस्टेड नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। सीएमए इंटर में पेपर नंबर 12 जो हुआ करता था कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, वहां पे भी आपने ऑडिट पढ़ा होगा। तब भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत से यूजर होते हैं। जैसे कि सर मालिक तो है ही, हमारे एम्प्लॉय भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब रखते हैं क्योंकि वो भी अपनी ग्रोथ देखेंगे। क्रेडिटर्स जिनसे हम माल खरीदते हैं उधार में वो भी ध्यान रखते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। मनी प्रोवाइडर जो बैंक्स वगैरह हमें लोन देते हैं उन्हें भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है। इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है। और उसके अलावा गवर्नमेंट जो कि टैक्स कलेक्ट करती है उसे भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है। ठीक है, तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट हमारे स्टेटमेंट को चेक कर दे तो वो सब लोग संतुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ भाई ऑडिट हो गई है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कॉस्ट स्टेटमेंट के भी ये सारे यूजर होते हैं। हमें जो माल दे रहा है वो भी यूजर है, हमारा जो एम्प्लॉय है वो भी यूजर है, हमारा जो सप्लायर है वो भी यूजर है, जो हमें पैसा उधार दे रहा है वो भी यूजर है। तो वो भी चाहते हैं कि इस चीज़ को एक बार वेरीफाई करवा लो एक्सपर्ट से, ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ जो इस कॉस्ट स्टेटमेंट बनाए गए वो ठीक है। राइट, तो इसके लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। समझ गए। तो यहां से बेटा ऑडिट का जन्म हुआ और यहां से आपने चुना कि हम बनेंगे कॉस्ट स्पेशलिस्ट और मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, इसलिए आपको सीएमए कोर्स चुना गया है। ठीक है, आपने क्या चुना, सीएमए कोर्स को चुना है। समझ में आ गई बात।
कई बच्चे तो इसलिए कर लेते हैं सर 20 लाख का पैकेज लगता है, हमने सुना है सीएमए में, तो इसलिए हमने सीएमए कर लिया सर। सीएमए क्या है, क्या करता है, वो मतलब नहीं है, पैकेज अच्छा लगता है इसलिए हमने किया है। ठीक है, तो ठीक है, पैकेज एक एस्पेक्ट है, पर हम जो भी कोर्स करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका पर्पज क्या है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। आपको भी कोई पूछते होंगे ना क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो सीएमए कर रहा हूँ, अब वो पूछेगा सीएमए क्या होता है, अब कहते हो सीए जैसा ही होता है, राइट। तो अब एक तो आप उसको जवाब देंगे सीए जैसा ही होता है, एक आप उसको ये कह दें, अगर ऐसी भाषा में समझाएं कि भैया सीए जो है वो फाइनेंस का स्पेशलिस्ट है और हम जो है हम कॉस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, किडनी का डॉक्टर अलग होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजी का अलग है, तो वैसे ही आप बताइए साहब वो कार्डियोलॉजी है, हम न्यूरोलॉजी है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही बताइए सर वो फाइनेंस का डॉक्टर है, हम कॉस्ट के डॉक्टर हैं, ये फर्क है, तो वो हम कर रहे हैं, हम कॉस्ट के डॉक्टर हैं, समझ गए या। तो इस तरीके से बेटा इस कोर्स का जन्म हुआ और ये आपने चुन लिया, राइट। समझ में आ गई बात, यस। तो अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट के बारे में, ठीक है। यहां से मैंने आपको बिल्कुल बेसिकली बता दिया कि कॉस्ट ऑडिट होती क्यों है, और जो हमने इंटर में पढ़ी वो और ये अलग क्या है, क्योंकि इंटर में आपके क्या है, कॉस्ट ऑडिट को तो सिर्फ थोड़ा सा समरी के रूप में दे रखा है, ओनली एक समरी दे रखी है इसकी। सेक्रेटरियल ऑडिट तो उससे भी कम दे रखा है, खाली एक शॉर्ट नोट टाइप में दे रखा है, और फाइनेंशियल ऑडिट को डिटेल में बताया गया है। फाइनेंशियल ऑडिट को क्या किया गया है, डिटेल में बताया गया है। जबकि अब इस सब्जेक्ट के अंदर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, यस। अब सर इसमें हमें दो बातें समझने को मिली, एक कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सीएमए होता क्या है। अब आइए हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ। सर सीएमए करवाता कौन है, तो आप सब कहेंगे सर आईसीएमएआई, या फिर आपका दूसरा नाम हो सकता है आईसीएआई, ठीक है। और अब इससे पुराना बात करें तो आईसीडब्ल्यूएआई। तो हमारे इंस्टीट्यूट के सर ये तीन नाम हैं, ठीक है। कभी देखें किसी इंस्टीट्यूट के तीन नाम, नहीं, पर हमारे इंस्टीट्यूट के तीन नाम हैं। पहला है हमारे इंस्टीट्यूट का नाम था आईसीडब्ल्यूएआई, इंडियन कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट, सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा फिर हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, ठीक है, यहां पे हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और यहां पे हो गया ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट, समझ गए। अब सर इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस नाम को लेके, क्योंकि जब आईसीडब्ल्यूएआई से आईसीएमएआई किया वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, पर जब इससे आईसीएआई किया गया तो दिक्कत हो गई, क्योंकि आईसीएआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी होता है। तो सर दोनों का नाम शॉर्ट में तो सेम हो गया, आईसीएआई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो गया। तो इसलिए इस बात को लेके अभी लफड़ा चल रहा है, पंगा चल रहा है कि ये अप्रूव किया जाए या नहीं किया जाए, राइट। ओके सर ये चीजें क्यों बता रहे हैं, क्या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आंसर इज यस, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, हम कोई मन से नहीं बता रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम जो भी कोर्स करते हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके बारे में हमें कुछ चीजें पता होना जरूरी है। क्या आप बता सकते हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, आईसीएमएआई या आईसीएआई जो है वो कब बना, क्या बता सकता है कोई स्टूडेंट कि कब वो इंस्टीट्यूट बना। जैसे सीए इंस्टीट्यूट की बात करें तो सर 1949 में बना है, राइट। तो आप बता सकते हैं क्या कि आपका इंस्टीट्यूट कब बना, सीएमए इंस्टीट्यूट कब बना। तो सुनिएगा, ये बना सर 1944 में, 1944 में बन गया सर, मतलब सीए इंस्टीट्यूट से पुराना इंस्टीट्यूट है ये कॉन्सेप्ट पहले आ गया था। पर फिर भी सर जो पहचान है वो सीए की ज्यादा है और सीएमए की कम है, ऐसा क्यों, तो सुनिए वो भी मैं आपको यहीं पे भी क्लेरिफाई कर देता हूं। देखिए पहले चलता था
कंपनीज एक्ट 1956, ये इंटर में पढ़ा होगा आपने, और उसकी जगह अब चलता है कंपनीज एक्ट 2013। एम आई राइट? यस। जब कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था तब क्या था? तब ये था कि सर जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो कौन करेगा? वो सीए करेगा सर, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑडिट है वो कौन करेगा? तो उसके लिए बोला गया कि सर CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट करेगा। उस टाइम तो वो चलता था ना, ठीक है, ओके। या CMA भी लिख देता हूं, ये करेगा सर। पर साथ ही साथ ये भी लिखा गया था कि अगर इफ CMA नॉट अवेलेबल, ध्यान से देखना, इफ CMA नॉट अवेलेबल देन CA कैन डू कॉस्ट ऑडिट। मतलब कि अगर CMA अवेलेबल नहीं है तो CA भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, ऐसा प्रोविजन लिखा गया था, राइट। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। हर एक कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था, राइट। अगर अब वो क्या करता कि जब उस कंपनी पे अगर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो वो अपने ही किसी फ्रेंड को बोलता और उससे ही कॉस्ट ऑडिट करवा लेता। तो इसका मतलब सीए ही दोनों काम कर देते थे, मैनेजमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट भी वही कर देते और फाइनेंशियल ऑडिट भी वही कर देते। तो इसलिए सीएमए की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहले तो बहुत सारी कंपनियों में से एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन सी आती है वो छांटो, फिर उनमें भी वो ये बोल के कि सीएमए अवेलेबल नहीं है और सीए से ऑडिट करवा देते, तो काम ही खत्म हो गया, राइट। पर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसमें सेक्शन 148 के अंदर स्पेशली लिख दिया गया कि सर जो कॉस्ट ऑडिट है वो सिर्फ सीएमए कर सकता है, ओनली सीएमए। तो भैया अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ढूंढिए, पर करेगा सीएमए ही, सीए कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। ये 2013 के कंपनीज एक्ट में चेंज कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है वहां से वो जो डिमांड जो सीए ही दोनों करते जा रहे थे वो स्प्लिट हो गई और वहीं से सीएमए की डिमांड चालू हो गई। समझ गए बात को? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई आपको बोलेगा भैया पहले क्यों नहीं थी अब क्यों है, तो जवाब पता होना चाहिए ना कि सर ऐसा था पहले और अब ऐसा है, राइट। तो ये चेंज हुआ कंपनी एक्ट 2013 की वजह से। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये आ गई सर कि इस कोर्स की डिमांड बाद में क्यों हुई। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर हमारे इंस्टीट्यूट के बैकग्राउंड पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं हमारे इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड क्या है। देखिए जी, एक सेकेंड, हाँ वैसे खोल लेता हूं तो राइटिंग कर सकते हैं। यस, यहां से देखिए सर, ठीक है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, पर उससे पहले हमारे इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री सुनिए आप, ठीक है। सर हमारा इंस्टीट्यूट 1944 में बना, हमारा इंस्टीट्यूट 1944 में बना, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट, ओके। और ये कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर में बना था, एज ए लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी के रूप में बनाया गया, राइट, ओके। बाद में क्या हुआ सर, टाइम के साथ सर 1959 के अंदर, 1959 के अंदर इसमें चेंज किया गया। और 1959 में क्या चेंज कर दिया वो देखिएगा, 1959 में इसको एक एक्ट के रूप में बना दिया गया। तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 बन गया, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के रूप में इसको बना दिया गया और वहां से इसकी रूपरेखा चेंज हो गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए सर। नेक्स्ट कह रहे हैं सर
ओके, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था, चलिए। तो 1959 में क्या किया गया सर, 1959 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज इज सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट बनाया 1959। और 2012 में, 2012 में क्या किया गया सर, 2012 में इसको चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम रख दिया गया, जिसको हम आईसीआई के नाम पे जानते हैं, और वहीं से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, राइट। ओके, अब चलते हैं आगे। अब सर हम सीधे आ जाते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है, और कॉस्ट ऑडिट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट को समझने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, वैसे ही कॉस्ट ऑडिट को समझने से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग को समझना जरूरी है, राइट। ओके, तो समझिए क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं, जो भी हमारे खर्चे लगे हुए होते हैं, उन सब को हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ गए। सपोज मैं ये पेन बना रहा हूँ, तो सर ये पेन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उस फैक्ट्री में फिर मुझे मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जिसमें प्लास्टिक, इसकी निप हो गई, इंक हो गई, ये सब खरीदनी पड़ेगी, राइट। फिर मैं उन पे लोगों को काम करने के लिए लगाऊंगा, मशीनें लगाऊंगा, तो लोग काम कर रहे हैं, मशीनें चल रही है, तो वहां पे मेरा लेबर लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है, और मशीनरी का खर्चा लग रहा है, राइट। अब वो प्रोसेस कर रही है तो उसमें बिजली भी लग रही है, उसमें पानी का भी इस्तेमाल हो रहा है, कई प्रकार की यूटिलिटीज भी लग रही हैं, वो सब चीजें लग रही हैं, ठीक है। फिर इसकी पैकिंग करने का खर्चा भी लग रहा है, इसको बेचने के लिए इसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, वो खर्चा लग रहा है। तो ऐसे इसको लेके मेरे बहुत सारे खर्चे इंकर्ड हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी है, ये भी है, वो भी है, सब सारे खर्चे लग रहे हैं। तो उन सारे खर्चों की हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये पेन बनाने में कितनी कॉस्ट आई, राइट। जब मुझे यही पता नहीं होगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है, ध्यान से देखिएगा, जब मुझे ये पता नहीं होगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है, तो क्या मैं इसकी मार्केट प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा कि इसको कितने में बेचना है। जब खरीद बनाने का ही नहीं पता कितने में बन रहा है, तो बेचना कितने में है ये कैसे पता लगाएंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो सुनिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, फिर भी दो वर्ड मैं आपसे पूछ लेता हूं सर। एक तो होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट में क्या फर्क है, ये क्या होते हैं, बताइए जी। एनीवन, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? हाँ जी, ठीक है। फिर कॉस्ट यूनिट क्या होती है? ओके, ठीक है। ऑनलाइन में बताइए भी, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट में क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है? ओके, चलिए सुनिए मैं बताता हूं। देखिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है हम जिस चीज के लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पेन की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं घड़ी की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मैं कंप्यूटर की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम जिस भी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और जिस मेजरमेंट के अंदर हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। यूनिट मतलब जैसे पर पेन कॉस्ट यूनिट हो गई, ठीक है। हाँ, पर किलोमीटर कॉस्ट यूनिट हो गई, पर टन
कॉस्ट यूनिट हो गई, पर केजी कॉस्ट यूनिट हो गई, पर क्विंटल कॉस्ट यूनिट हो गई, पर मेट्रिक टन कॉस्ट यूनिट हो गई। तो जिस मेजरमेंट के अंदर हम कॉस्ट निकालते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट, और जिस चीज की कॉस्ट निकालते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में छांटना और उसका आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना और फिर उसको रिकॉर्ड करना, ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाती है, राइट? ओके। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन बनाएगा? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर कि ये मैनेजमेंट का काम होता है। ये बनाने का जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, तो देयरफॉर cost accounting standard are guidelines for the companies that specify the cost accounting treatment for the various cost elements, minimum disclosure requirement and ensure the comparability, consistency and completeness of cost record। सर बहुत लंबा चौड़ा दे दिया, क्या है ये? तो सर देखो बहुत लंबा चौड़ा है तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सिर्फ समझिए। क्योंकि बच्चा क्या करता है, आप फाइनल में आ गए हैं, अब फाइनल में आ गए हैं तो यहाँ पे काम आएगा आपका IQ, ठीक है, और आपका नॉलेज काम आता है, रट्टाफिकेशन काम नहीं आता है यहाँ पे, राइट? तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, उनको अलग अलग हिस्सों में छांटना, फिर उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, उस पूरी प्रोसेस को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, पहले इतना समझिए आप। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में बांटने का मतलब जैसे कुछ कॉस्ट फिक्स होती है नेचर से तो वो फिक्स में डाल दिया हमने, कुछ वेरिएबल होती है तो वेरिएबल में लिख दिया, कुछ सेमी वेरिएबल होती है तो सेमी वेरिएबल में लिख दिया, कुछ डायरेक्ट होती है कुछ इनडायरेक्ट होती है। ये सब आपने इंटर में पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, वेरिएबल सेमी वेरिएबल क्या होती है। और नहीं भी पढ़ा हुआ तो अभी टेंशन ना लीजिए, हमारा जो चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें मैं आपको ये सब चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ, राइट? ओके, तो उनकी अकाउंटिंग करना कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आप एएस पढ़ते हैं और इंड एएस पढ़ते हैं, पढ़े हैं क्या? बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एएस और इंड एएस पढ़े हैं क्या आपने? बिल्कुल पढ़े होंगे, राइट? AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 इन्वेंट्री, ऐसे पढ़े होंगे। तो वैसे ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काम में लिए जाते हैं। 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये इंटर में भी आपकी कॉस्टिंग में कवर होते हैं और एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे वहाँ पे, राइट? और नहीं भी पढ़े नो प्रॉब्लम, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आधी तो कॉस्टिंग भरी पड़ी है इस बुक के अंदर। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते टाइम पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखना होता है और उनके हिसाब से ही अकाउंटिंग करनी होती है। लीजिए, ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है? चलिए अब चलते हैं सर कॉस्ट ऑडिट के ऊपर। कॉस्ट ऑडिट क्या है सर? देखिए, कॉस्ट ऑडिट भी एक एग्जामिनेशन है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं, वैसे ही कॉस्ट ऑडिट के अंदर हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एग्जामिनेशन करते हैं। कैसे? मैं लिख के बताता हूं आपको, देखिएगा। देखिए, जब आपने इंटर में फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ी थी तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी फाइनेंशियल ऑडिट की। क्या पढ़ा होगा? आपने लिखा होगा फाइनेंशियल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन entity to express an opinion on true and fair view, राइट? ऐसा पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ताकि ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे सके कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, राइट? अब इसी डेफिनेशन को आपको कन्वर्ट करना है कॉस्ट ऑडिट के अंदर।
तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। जहां जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा वहां वहां पे हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात कर देंगे, ठीक है। ओपिनियन देना इसमें भी सेम है, ट्रू एंड फेयर व्यू इसमें भी सेम है, पर ट्रू एंड फेयर व्यू किसका? यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो आप क्या लिखेंगे, सुनिए, कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ cost records, statement and documents. Cost audit is an independent examination of cost records, cost statement and documents to express an opinion on true and fair view of cost of production। लीजिए ये है। तो सर सुनिएगा ध्यान से, अब इस डेफिनेशन का थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। वैसे आपने इंटर में जो डेफिनेशन पढ़ी है, आपने कॉस्ट ऑडिट भी आता था वहाँ पे, तो कॉस्ट ऑडिट भी पढ़ी है और फाइनेंशियल ऑडिट तो डिटेल में था ही, ठीक है। तो फिर भी मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए, कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, सबसे पहला है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, कि जो सीएमए कॉस्ट ऑडिट करेगा वो आपसे किसी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे किसी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंटली अपनी बात कह सके, अपनी ऑडिट कर सके, तो इसलिए उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, राइट। एग्जामिनेशन का मतलब आप समझते हैं चेकिंग। चेकिंग मतलब कि जो चीज जैसी है वो वैसी, जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं, उसको बोलते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन। जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए, कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। तो ऑडिटर यही चेक करेगा कि आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं, तो ये चेक कर लेगा वो, राइट, ठीक है। एंड ओपिनियन, अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपनी ओपिनियन देगा कि भाई हमने जो चेक किया उसके हिसाब से सब सही है या नहीं है, कुछ गड़बड़ है तो उसको पॉइंट आउट करेगा। तो ये काम कॉस्ट ऑडिट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू, अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ये आपने इंटर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं बताता हूं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो ये जानकारी है, ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब इनमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। छोटी मोटी जो क्लैरिकल एरर है वो तो इश्यू नहीं है कोई, पर बहुत बड़ी कोई गलती इसमें नहीं है, मतलब ये सही है, तब तो हम बोलेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर बहुत बड़ी गलती इसमें है तो हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑडिट को डिफाइन कर सकते हैं। बोलो जी, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, तो सुनिए एक बार बस डेफिनेशन रीड करवा देता हूं, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको। सुनिए, कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ cost books, cost accounts or cost statement and subsidiary or primary document with a view to satisfying the auditor that these represent true and fair view of cost of production। सिंपल सी बात है कि भाई आराम से चेक कर लो, सीएमए साहब आराम से चेक कर लीजिए हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड सही है ना, उसमें जो भी डिटेल डाली गई है वो सही है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकाली है वो सही है। अगर सही लगे तो आप सही रिपोर्ट दीजिए, और गड़बड़ लगती है तो फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दीजिएगा। तो ये कॉस्ट ऑडिट का प्रोसेस हो गया, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही सीमा लंदन ने भी इसकी जो बताई है एक डेफिनेशन। सीमा लंदन कौन है? ये हमारी बड़ी बहन है भाई, इंडियन सीएमए, और ये यूके सीएमए, तो उसको बोला गया भाई सीमा लंदन। तो सर इन्होंने भी डेफिनेशन दी, क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने कहा सर कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो एक प्रोसेस है वेरिफिकेशन करने का, कि जिसमें हमारे कॉस्ट अकाउंट्स और उनके
बनाने की जो तरीके हैं उसका एक वेरिफिकेशन किया जाता है कि वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। हमारे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही से निकाली गई या नहीं निकाली गई, इस चीज को चेक करना ही कॉस्ट ऑडिट कहलाएगा। ये उन्होंने बोला। हमने कहा सर हमने भी तो यही कहा था। उन्होंने कहा भैया हम भी यही कह रहे हैं। तो बात एक ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे आपको पूछा जाए कि बताइए जी देशभक्ति किसको कहते हैं, बात आप भी वही करेंगे। किसी और को पूछे देशभक्ति किसको कहते हैं, बात वो भी वही करेगा, पर बोलने के शब्द अलग हो सकते हैं। कोई मतलब थोड़ा सा बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके बोल रहा है, कोई आसान भाषा में बोल रहा है, तो बस वो फर्क हो सकता है। मतलब वही है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से डिटरमाइन हुई है या नहीं हुई, इसको चेक करना ही कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। ठीक है। अब सुनिए सर, हमारा जो आईसीआई है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, उसने भी बोला कि सर ये तो एक सिस्टम है, ताकि इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, ताकि वो ये एग्जामिन कर सके कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। बात तो वही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। आई होप आपके माइंड में क्लियर होगा कि कॉस्ट ऑडिट होती क्या है, हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी अहमियत क्या है और हमारा स्कोप क्या है। ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी कॉस्ट ऑडिट की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।